हरियाणा की राजनीति का अभी देखो ध्रुवीकरण हो चुका है। अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा कि हरियाणा में ऊँट किस करवट पे बदलेगा। अभी तक यही नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जहाँ तक हम हर सीट की बात करेंगे हरियाणा के अंदर, कहीं जातिगत समीकरण है, कहीं व्यक्तिगत समीकरण है। यानी अभी तक त्रिकोणीय ही मुकाबला मानूँगा मैं तो उस चीज़ को। क्योंकि कुछ जगह निर्दलीय है भी है, कहीं जगह 2 देखो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ मानेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 ही राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। एक उन दोनों पार्टियों में कैंडिडेट दोनों में है भी है, लेकिन यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले हैं, क्योंकि कुछ दल, लोकल दल, क्षेत्रीय दल और यहाँ तक कि निर्दलीय उम्मीदवार ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ के साथ। फिलहाल हमारे साथ राजनीतिक सलाहकार सहदेव जी मौजूद है और इनसे पूरी हरियाणा की राजनीति पर तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। आपको आज पता है कि बीजेपी की हालत क्या है और कांग्रेस की हालत क्या है, अदर जो पार्टीज है उनकी हालत क्या है। इस वक्त हरियाणा में सिर्फ दो गठबंधन है। दो गठबंधन उनसे एक इंडिया अलायंस जिसको बोलते हैं, एक एनडीए। इन सब तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा हम शुरू करते हैं इलेक्शन से पहले, जहां राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई थी। सर, सबसे पहले तो राम राम। नमस्कार। राहुल गांधी की जहां से यात्रा शुरू हुई थी वहीं से हम राजनीति दौर की बात करते हैं, क्योंकि वहां से राजनीति शुरू हो चुकी थी हुँ, हुँ। 2024 की। तो क्या लगता है कितना फर्क उस यात्रा से पड़ा है? देखो, यात्रा राहुल गांधी जी की यात्रा थी, वो बहुत संघर्षशील यात्रा थी। या तो गांधी जी के टाइम पे दांडी मात यात्रा जी निकाली थी। आज के मॉडर्न युग में, आधुनिक युग के अंदर जो गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी उस टाइम में, उसी के बिल्कुल पैनल के ऊपर जो राहुल जी ने जो यात्रा शुरू की है, ये एक तपस्वी का काम मानता हूँ मैं तो। भाई आम आदमी नहीं कर सकता इतने किलोमीटर में, जहां हर सर्द गर्म अच्छा मौसम ठंड मौसम के अंदर भी राहुल जी ने बिल्कुल अपने हिसाब से यात्रा की है। मैं तो राहुल जी का एक बहादुरी और साहसी भरा काम मानता हूँ इसको, व्यक्तिगत। इससे पहले कभी इस तरह की यात्रा किसी पॉलिटिशियन ने ये नहीं की। यदि बात करें तो इसको कई लोगों ने बेवकूफ़ी बताया, लेकिन क्या उस चीज़ का फ़ायदा लोकसभा चुनाव में मिला? देखो, राजनीतिक मुद्दे पे उस चीज को अमल में लेके आना, उसको भुगताना, वो एक अलग चीज है। लेकिन व्यक्तिगत अगर आप देखेंगे, अगर आप खुद 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल, आप खुद में, आप पत्रकार महोदय हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप कभी 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक पैदल चल के देखिए। लेकिन वो तो देखो, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे भारत को चीरता हुआ एक इतनी दूर तक गया है, हर मौसम को उसने सहन किया है। ये तो मैं मानता हूँ कि एक तपस्वी ही आदमी ऐसा कर सकता है। बात की जाए इस वक्त हरियाणा की राजनीति कहाँ पर है? क्योंकि चुनाव 2024 चल रहा है इस वक्त, क्या देखते हैं? हरियाणा की राजनीति का अभी देखो ध्रुवीकरण हो चुका है। अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा कि हरियाणा में ऊँट किस करवट पे बदलेगा। अभी तक यही नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जहाँ तक हम हर सीट की बात करेंगे हरियाणा के अंदर, कहीं जातिगत समीकरण है, कहीं व्यक्तिगत समीकरण है। यानी अभी तक त्रिकोणीय ही मुकाबला मानूँगा मैं तो उस चीज़ को। क्योंकि कुछ जगह निर्दलीय है भी है, कहीं जगह 2 देखो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ मानेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 ही राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। एक उन दोनों पार्टियों में कैंडिडेट दोनों में है भी है, लेकिन यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले हैं, क्योंकि कुछ दल, लोकल दल, क्षेत्रीय दल और यहाँ तक कि निर्दलीय उम्मीदवार ज़्यादा है भी है। फिलहाल मैं बात करूं, सबसे पहले तो टिकटों पे बात करते हैं। जिस प्रकार के टिकटों का वितरण हुआ है, पहले बीजेपी ने जारी की, कांग्रेस ने डेट की। जो कांग्रेस से उम्मीदें थी कि जिस प्रकार से टिकटें वितरण होनी है, तो उस पर क्या लगता है? कांग्रेस को लेके अभी तक देखो, कुछ टिकटों का वितरीकरण तो, अब ये बात होती है हर नेता का, जो दूसरा नेता होता है, छोटा नेता होता है, या हम उसको कहेंगे कहीं ना कहीं मनपसंद होता है। यहाँ तक जहां तक हमने देखा है कि जो बड़े नेता ने कहीं ना कहीं अपने मनपसंद या उसके सलाह में आने वाले नेता को ही टिकट दी है। जी। तो कहीं न कहीं देखा जाए, जैसे इस मैं कांग्रेस से शुरुआत करता हूँ। कुमारी शैलजा को पीछे रख दिया गया, उनके ऊपर जातीय टिप्पणियाँ हुई, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, तो इससे क्या कांग्रेस को नुकसान हो सकता है?
बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस देखो क्या होता है, मैं यहाँ नहीं कह सकता, गलत लोग किसी भी बिरादरी में किसी भी जाति में हो सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले नारी का सम्मान, उस नारी के खिलाफ जिसने अपने निस्वार्थ देश के लिए 5 बार सांसद रह चुकी है, उसने देश के लिए निस्वार्थ भावना से सेवा भाव से उसने सेवा की है, उसके बारे में टिप्पणी करना मैं तो व्यक्तिगत मानता हूँ कि जिसने भी की है वो बहुत गलत किया यदि देखा जाए दूसरी ओर से सवाल भी उठ रहे थे कि सिलजा को बीजेपी ने ये भी कहा है कि हम सीएम बना देंगे, उनको बड़े बड़े ऑफर भी दिए गए, लेकिन सिलजा का आज बयान आता है कि नहीं, जिस तरह मेरे पिताजी तिरंगे में लिपट के गए थे उस तरह मैं भी तिरंगे में लिपट कर जाना चाहता हूँ। तो इससे क्या ये लगता है, एक आस लगाई जा सकती है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे, आगे प्रचार में नजर आएंगे? है। देखो, ये तो निस्वार्थ उसकी व्यक्तिगत ईमानदारी की बात है कि जैसे आज शैलजा जी का बयान आया कि मैं जब भी जाऊंगी, मेरे रग रग में कांग्रेस है, मेरे खून में कांग्रेस है, मैं जब भी लिपट के जाऊंगी तो मैं तिरंगा में जाऊंगी। ये तो निस्वार्थ उसके अंदर एक भावना है, और मैं तो उसका बड़प्पन मानता हूँ। भाई ऐसे जहां पे उसका तिरस्कार हुआ है, उसके बावजूद भी वो वफादारी का खून कतरे कतरे में उसके मौजूद है। 17 सितंबर पर डायरेक्ट एससी का होल्ड है। दूसरी बात करूं मैं, 4 सीटें जैसे सिरसा, फतेहाबाद वगैरह में भी उसका वर्चस्व है। तो इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नहीं मिल पाएगा? देखो, अगर शैलजा जी कांग्रेस में रहती है तो उसको पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि आप 17% तो सिर्फ रिजर्वेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं मानता हूँ 17% एससी के अलावा बहुजन लोग, जो बहुजन लोग के इज इक्वल टू भी ऐसे लोग हैं, ऐसी जातियां हैं, जिन जातियों की अनगिनत जातियां हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुमारी शैलजा को नेतृत्व के रूप में देखती है। तो हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इससे कांग्रेस के अंदर जिस भी पक्ष में रहेगी, जिस भी पार्टी में रहेगी, उसको 100% कुमारी शैलजा जी का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस प्रकार से जब बीजेपी ने टिकटें बांटी थी सबसे ज्यादा बगावत हुई थी, लेकिन मोहनलाल बड़ौली जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ लोगों को ये मनाने में कामयाब हुए, तो कितना उसका फायदा मिलेगा? फायदा तो मिलेगा। अब जैसे मोहनलाल बड़ौली जी ने कुछ लोगों को मनाने की कोशिश की, कुछ लोग मानने भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते कहीं ना कहीं लोगों में रुसवाई है। जहां तक पूरा 100% किसी को भी आप मना नहीं सकते, उसका पार्टी को कई नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। मैं हिसार टिकट की बात करूं, हिसार सावित्री जिंदल टिकट मांगी थी, नवीन जिंदल उनके बेटे हैं जो कुरुक्षेत्र से संसद की सीट जीत कर आए हैं, लेकिन कमल गुप्ता को दे गई। तो यहाँ टक्कर दोनों के बीच में हो गई है, तो क्या लगता है, मतलब कमल गुप्ता को टिकट देना कहीं ना कहीं पार्टी का एक फेलियर साबित हो सकता है? कमल गुप्ता को, हाँ बिल्कुल सही बात है क्योंकि दोनों बातों में कमल गुप्ता जी अपने हिसाब से टिकट लेके आए हैं। उनका जहां पार्टी के साथ विश्वास है, जहां उनका विश्वास, उसके आधार पर वो लेके आए हैं। लेकिन यहीं पे सावित्री जिंदल जी की हम बात करते हैं, सावित्री जी ने अपने हिसाब से टिकट लेके आने की बजाय वो लोगों के उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है, बिना किसी दल के, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदवार है, जनता की नेता है। तो किसी पार्टी से टिकट नहीं ली है उन्होंने। अगर जनता चुनेगी, जनता ने उनको खड़ा किया है, जनता उनको चुनेगी। और कमल गुप्ता जी है, वो तो पार्टी की तरफ से एक थोपे हुए उम्मीदवार मानते हैं हम, तो फेलियर साबित होगा भाजपा के लिए। जिस प्रकार से नायब सैनी का बयान आता था कि मैं कुरुक्षेत्र की बजाय करनाल से लड़ूंगा, लेकिन उनको पार्टी हाईकमान ने लड़वा से लड़ा है। तो क्या तालमेल की कमी रही है दोनों के बीच में, पार्टी की और नायब सैनी की? तालमेल की बात नहीं हम कह सकते, तो पार्टी का फैसला है, पार्टी कहीं से भी टिकट दे कैंडिडेट को तो वहीं से लड़ना पड़ेगा। यदि हरियाणा में जातिगत समीकरण की बात की जाए तो कितना होल्ड किस पार्टी की ओर? हरियाणा के अंदर अगर जातिगत समीकरण हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादातर, अगर हम जातिगत के हिसाब से देखते हैं, मायने ये रखती है कि किस पार्टी ने, किस दल ने किन जातियों को ज्यादा टिकटें दी है। जितनी ज्यादा टिकटें जिस दल ने दी है या विशेष जाति को टिकट दी है,
उसी आधार पे फाइनल होगा हरियाणा की राजनीति का तुष्टिकरण। लोग कहते हैं कि कुमारी शैलजा को टिकट मिलती या उनको सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाता तो शायद कांग्रेस से एक तरफा लहर थी। ये आप ठीक कह रहे हो पत्रकार महोदय। हमने जहां तक देखा है कि अगर उनको कहीं ना कहीं कहा जाता है जनता को, कहीं जनता के अंदर ये भी एक चीज है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा ना हो जाए, गुमराह करने की बात है। अगर उनको सीएम कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं तो उनको विधानसभा के अंदर टिकट क्यों नहीं दी? विधानसभा के अंदर टिकट दे सकते थे। एक तो एक टिकट एक्स्ट्रा आती, दूसरा कहीं ना कहीं भाई लोगों को विश्वास बढ़ता उस चीज से। जिस तरह हरियाणा के नारनौल की बात की जाए, नारनौल में कैप्टन अभिमन्यु तो बीजेपी में जीती थे, रामकुमार गौतम थे, उनको सफेदों से टिकट दे दिया गया। शायद ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है। ये तो 100% फेलियर है। आप खुद सोचिए, जिसका जहां वजूद नहीं है वहां जनता के ऊपर थोपा। जनता आप हमारे ऊपर मान लो कहीं भी ये लगाओ कि थोपा हुआ आदमी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये भी एक पार्टी का फेलियर ही साबित होगा। सोनिया धवन एक बहुत बड़ा चेहरा बन के कांग्रेस में ज्वाइन करती हैं। उसके बाद डॉक्टर अजय चौधरी की बातें चलती हैं कि चर्चाएं चलती हैं कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन लास्ट पॉइंट पे जस्सी को टिकट दे दिया जाता है कि तो अजय चौधरी भी अभी तक इनके सपोर्ट में नहीं आए। तो क्या कांग्रेस नानू की सीट निकाल पाएगी? क्योंकि जिस प्रकार से समीकरण बने वहां पे कैप्टन अभिमन्यु के अपने वोट थे, प्लस बात की जा सकती है कि रामकुमार गौतम बीजेपी में आ गए तो वहां के उनके भी पर्सनल वोट्स बीजेपी में आएंगे। नहीं, व्यक्तिगत तो हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये तो व्यक्तिगत, क्योंकि हर वोटर आज के टाइम पे जागरूक है। अब वो बातें गई, वो जमाना ढल गया कि किसी नेता के कहने से कहीं पे कोई वोट देता था। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस की फूट नजर आएगी, जिसका सीधा का सीधा फायदा भाजपा सरकार को होगा। आदमपुर सीट की बात की जाए तो लोग भजनलाल को बहुत मानते हैं। आज तक कोई उनको हरा नहीं पाया है, चाहे वो देवीलाल हो, चाहे जयप्रकाश हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, इन्होंने सबने आगे वहां कोशिश की लेकिन हरा नहीं पाए। तो इस बार की सीट क्या गढ़ टूट पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जहां तक लोगों के भजनलाल समर्थकों की बात कहूंगा, तो बहुत सारे लोग आज भी व्यक्तिगत लोगों के घरों में जाके देखते हैं, तो भजनलाल जी को लोग एक देवता के तौर पे ही पूजते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी उस परिवार के खिलाफ जाने की सोचते भी नहीं है। तो यहाँ पे जितना भी ये कहीं ना कहीं भाजपा का एक फैसला अच्छा ही माना जाएगा कि उस आधार पे कुलदीप जी की जीत होगी किसी भी रूप में। बाहर से आए कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट आए थे रंजीत चौटाला, लोकसभा में टिकट दिया था, फेलियर साबित हुए। फिर विधानसभा में टिकट देने से इनकार कर दिया तो वापस निर्दलीय चुनाव लड़ने चले गए। तो क्या लगता है कि जब भी कोई भी बंदा बाहर से आना चाहे उसको आते ही टिकट दे देनी चाहिए? ये तो पार्टी ने सोचना चाहिए, लेकिन जहां तक अभी तक उदाहरण है, 99% थोपा हुआ कैंडिडेट कभी भी कोई कामयाब नहीं होता। अगर उसके बलबूते पे उसकी बजाय अगर लोकल आदमी को या क्षेत्रीय आदमी को या उस लोकसभा से संबंधित रखने वाले आदमी को टिकट दी जाती तो 100% भाजपा की सीट होती। जी। आखिरी सवाल ये करूंगा कि जो जेपी के साथ समर्थन में गए हैं, अभी तक जितने भी समर्थन देखे गए हैं, चाहे जेजेपी हम देख सकते हैं, चाहे इससे पहले चौटाला परिवार देख सकते हैं, आईएनएलडी ने उनके साथ मिलकर एक टाइम में सरकार बनाई थी, दोनों खत्म हो गए। क्या ये मान सकते हैं कि जो भी बीजेपी के साथ मिला है उसका समाप्त होना तय है? ऐसा नहीं है। ऐसा, अगर ये तो देखो एक स्वाभाविक सोच है। बीजेपी की सोच एक अलग थीम है। जो लोग उसके साथ उसकी सोच के हिसाब से नहीं चल पाते या लगता है कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा दल ये तो हमेशा रहा है। बड़ी मछली को विचारों के हिसाब से छोटी मछली कभी बदल नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे यही होता है कि उनके वैचारिक मतभेद ना में होने के कारण तो उनको छोटे दल को हमेशा नुकसान होता है। अच्छा, एक बिल्कुल आखिरी सवाल और सहदेव जी, यदि हरियाणा की राजनीति की बात करें, हरियाणा में कांग्रेस जीतती है तो क्या उसका इफेक्ट केंद्र की सरकार पर जा पाएगा?
हाँ बिल्कुल, अगर हरियाणा के अंदर जो भी सरकार जीतती है उसका केंद्र के ऊपर इफेक्ट होगा। हर आदमी चाहेगा, क्योंकि जितने भी बजट हैं, जितने भी फाइनेंशियल आना है, आप ये देखिए पीछे दिल्ली के अंदर हालात देखिए, आप पंजाब के अंदर हालात देखिए, आप बंगाल के अंदर हालात देखिए। वहां पे अगर आप देखेंगे क्षेत्रीय सरकारें, क्षेत्रीय दल वहां जीत गए हैं, वहां सेंटर की सरकार से उनका आपस में मतभेद होने की वजह से उसका खामियाजा पूरा का पूरा जनता को भुगतना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर जो सरकार सेंटर में होगी, बुद्धिजीवी लोग तो ऐसे ही सोचेंगे कि वही सरकार नीचे हो तो कम्युनिकेशन आपस में अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं राज्य में तरक्कियां होती ही होती है। ये रहेगा। तो फिलहाल तमाम मुद्दों पर सहदेव जी ने बातचीत की, लेकिन हरियाणा की राजनीति यहीं खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति कोई 5 मिनट का या 10 मिनट का टॉपिक नहीं है। हरियाणा की राजनीति बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। यहाँ पर खुली चर्चा की जा सकती है, यहाँ पर और एपिसोड्स इनके साथ किए जा सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें कवर नहीं हो पाती है, सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाते हैं। सहदेव जी की बातों से आप कितना संतुष्ट हो, अपनी राय कमेंट में दें। और फिलहाल बीजेपी की या कांग्रेस की या किसी और पार्टी के किन नीतियों से आप प्रभावित हो, क्यों आप किस पार्टी को समर्थन कर रहे हो, इन चीजों का सवाल, इन सवालों का जवाब आपको इस कमेंट बॉक्स में देना है। आप कि एक एक कमेंट आई हुई इस कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपकी एक कमेंट नहीं है, बल्कि हमारे चैनल को की गया सपोर्ट और यहाँ के राजनीति के बारे में आपका एक एक विचार बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहें न्यूज आपके साथ पर रवि कुमार की।